हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। हमने अब तक वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़े थे, वाटर पोल्यूटेंट के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि इस जो वेस्ट वाटर है उस वेस्ट वाटर की क्वालिटी क्या है, उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए दो टाइप दिए हुए हैं। पहला है BOD, जिसका लॉन्ग फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एंड सेकंड है COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं, हमारा वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हमारा पहला पॉइंट BOD। क्या है ये BOD? जब कोई वेस्ट वाटर होता है, उस वेस्ट वाटर में कई तरह के ऐसे वेस्ट मटेरियल, सॉलिड, डिजॉल्वेबल, नॉन डिजॉल्वेबल मटेरियल्स इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे मटेरियल जब वाटर में आते हैं तब उनके साथ वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो खुद को सर्वाइव करने के लिए उस वाटर का ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उस जितना पोल्यूटेड वाटर होगा उतना उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे क्यों है? क्योंकि वाटर पहले से हमारा पोल्यूटेड है, इसलिए उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो गई रहती है, इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड भी वहाँ पे बढ़ गई रहती है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वहाँ पे बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से वो वाटर की क्वालिटी टेस्ट करना है तो हम इस टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उस वाटर में कितना है, और इसको डिनोट करते हैं मिलीग्राम से। इसको डिनोट करते हैं मिलीग्राम से। चलो कैसे मैं बताता हूं। अगर सपोज हमारे पास वाटर है, एक है प्योर वाटर और दूसरा है हमारे पास वेस्ट वाटर। हमारे पास दो तरह का वाटर है, और अगर हम कंसीडर करते हैं कि इस वाटर में BOD कितना रहेगा, तो इस वाटर का BOD अगर कंसीडर करते हैं लेस देन 1500 मिलीग्राम पर लीटर, अगर इतना है 1500 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम अगर उसमें ऑक्सीजन डिमांड है तो वो वाटर क्या हो रहा है, प्योर हो रहा है, क्योंकि वो प्योर वाटर है। लेकिन अगर वेस्ट वाटर कंसीडर करेंगे तो इसमें BOD कैसा रहेगा, इसमें BOD रहेगा मोर देन, कैसे, मोर देन 4000 मिलीग्राम पर लीटर ये रहेगा। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन डिमांड अगर इससे भी कम है तो हमारा वाटर प्योर है, यूजेबल है। और अगर ऑक्सीजन डिमांड मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर इससे ज़्यादा है, इसका मतलब वो वाटर वेस्ट वाटर है, यूजेबल नहीं है, यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर वाटर की क्वालिटी डिटरमाइन करना है तो इस तरह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का हम टेस्ट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर? हम डिटरमाइन करेंगे पहला फार्मूला इस्तेमाल करके, वो है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वाटर में आते हैं और वो वाटर कंज्यूम करते हैं, उस वजह से उस वाटर का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और वही हम डिटरमाइन करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा था? सेकंड पॉइंट हमारा है वो COD। अब COD का लॉन्ग फॉर्म क्या था? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या था? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये इससे भी ज़्यादा रहेगा, किससे? BOD से। किससे ज़्यादा रहेगा? BOD से, क्योंकि BOD हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रेजेंट इन द वाटर। क्या कंसीडर कर रहे हैं? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रेजेंट इन द वाटर। बट केमिकल्स ऑक्सीजन डिमांड मीन्स दोज ऑक्सीजन विच used by all things which present in the water including living organisms also, thus the COD is more than BOD. Clear?
मतलब वहाँ पे जितने भी केमिकल्स, एलिमेंट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी है, सभी को अगर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है उस वाटर में, तो वो सभी का कैलकुलेशन मतलब COD, और यहाँ पे BOD मतलब सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या हो सकता है, COD BOD से ज़्यादा हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये कैसे हो सकता है? अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑक्सीजन के कैसा अनस्टेबल कंपाउंड होता है जो किसी के भी साथ इजीली कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है। अगर वेस्ट वाटर में कई तरह के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, तो वो क्या करेंगे, इजीली जो ऑक्सीजन वाटर में है उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी करेंगे, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म भी करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड बहुत ही बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा उस वाटर का। तो इसलिए ये दो इस्तेमाल कर सकते हैं हम, COD एंड BOD, फॉर डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। तो ये हो गया हमारे BOD एंड COD, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं हमारे वाटर की। जो वाटर हमारे पास अवेलेबल है वो वेस्ट वाटर है, जिसमें किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सॉलिड मटेरियल, केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और वो वाटर हमारे लिए कितना यूजफुल है, यूटिलाइजेशन करने लायक है, नहीं है, वो टेस्ट हम इन दो द्वारा कर सकते हैं। कौन सा, BOD एंड COD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ तक समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन कौन सा पॉइंट है हमारा, यूट्रॉफिकेशन। ये क्या होता है? ये ऐसे होता है कि हम उस वाटर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं बाय इंक्रीज द न्यूट्रिएंट रिचमेंट। कैसे? अगर सपोज हमारे पास ऐसा वाटर है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी मटेरियल, कोई भी सॉलिड थिंग, कोई भी केमिकल्स नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, तो उसमें कोई भी अदर ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे नरिशमेंट मटेरियल नहीं है। ठीक है, इसलिए वो वाटर ऐसा है, प्योर वाटर है, जो हम यूटिलाइज आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उस वाटर में उनके लिए नरिशमेंट रिच मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर वाटर में ऐसे मटेरियल आ जाए जिसकी वजह से उस वाटर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, मतलब उस वाटर में कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ हो जाए, तो वो वाटर हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगा। मैंने आपको बताया था कि हमारा वैनगंगा का पानी, जिसके ऊपर ग्रीन टाइप के प्लांट बन गए थे और वो फैलते 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 जा रहे थे, तो आपने देखा होगा ये क्यों हुआ था? क्योंकि पहले हमारा वैनगंगा का पानी बहता हुआ पानी था, इसकी वजह से उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, तो उसमें वो मटेरियल नहीं थे जो मटेरियल किसी प्लांट को, ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए लगते थे। अब हमारा वैनगंगा का पानी स्टेबल है। अब स्टेबल रहने की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, कई ऐसे मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। किसकी? वाटर की। किसकी वजह से? न्यूट्रिएंट मटेरियल वहाँ पे बढ़ रहे, उसकी वजह से। और इसलिए वो वाटर हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि हम जब पानी देखते उसमें बास आ रही है, किसी मटेरियल में लेते तो उसमें ग्रीन अलगी ऐसे कुछ मटेरियल दिख रहे, कलर चेंज दिख रहा, और साथ में उसके ऊपर कई तरह के प्लांट और ग्रीन अलगी हमें ग्रोथ मिल रही है, तो ये वाटर हमारे लिए यूजफुल है क्या? नहीं। तो ये होता है क्या? यूट्रोफिकेशन, मतलब इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वाटर बाय इंक्रीजिंग और एडिंग न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट। ये हो गया यूट्रोफिकेशन। ये वाटर हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगा। अब इसमें दो तरह के मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा ये यूट्रोफिकेशन हो सकता है। वन मेथड कौन सी होंगी? नेचुरल, और दूसरी होंगी कल्चरल। अब ये नेचुरल और कल्चरल क्या हो सकता है? नेचुरली वाटर पोल्यूटेड होना, मैंने पहले ही बताया था। अब नेचुरली जब वाटर पोल्यूटेड होता है तो उसमें कई तरह के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल और लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब वो हो सकता है कि किसी सॉइल मटेरियल का पानी बहते हुआ आना और उसमें जमा हो जाना, किसी प्लांट के इरेस
प्लांट के टुकड़े या प्लांट का डेड मटेरियल या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड मटेरियल आके उसमें मिक्स हो जाना, या फिर इरोशन ऑफ सॉइल्स ये हो जाना, इस तरह से उसमें पानी में ये सब चीज़ें आने की वजह से कई एलिमेंट्स पानी में बढ़ जाते हैं, वाटर में बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से वाटर का क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है। तो ये हो गया नेचुरली। कल्चरल मतलब ह्यूमन द्वारा ऐसे चीज़ें वाटर में ऐड करना, जैसे होम घर का डोमेस्टिक सीवेज हो गया, इंडस्ट्रियल सीवेज हो गया, या म्यूनसिपल सीवेज हो गया, हॉस्पिटल सीवेज हो गया, इस तरह के कई वेस्ट मटेरियल वाटर में ऐड होते जाना, और उसकी वजह से वाटर क्या होना, यूट्रोफिकेशन मतलब उस तरह उसमें कई तरह के ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होना। तो ये हो गया कल्चरल, कल्चर करना। हम कल्चर कर रहे हैं उस वाटर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, कैसे हम हमारे घर का, हॉस्पिटल का, म्यूनसिपल का, इंडस्ट्री का ऐसा वाटर, मिक्स वाटर, गंदा वेस्ट वाटर उसमें डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक क्या हो रहा, फूड मटेरियल बन रहा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और वहाँ पे कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट ग्रोथ हो रहे हैं, ठीक है, हमारे द्वारा। इसलिए वो क्या हो गया, कल्चरल। और नेचुरली वो ऐसा हो रहा है जिसमें ह्यूमन का कोई भी हाथ नहीं है, तो वो हो गया नेचुरल। तो इस तरह से 2 स्टेप द्वारा हम क्या कर सकते हैं, या हो सकता है हमारा वाटर क्या एक प्रोडक्टिविटी बन सकता है, जिसमें कई तरह के लिविंग ऑर्गेन ग्रोथ हो सकते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे हम, यूट्रोफिकेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है बायो मैग्निफिकेशन। अब ये क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन मतलब क्या, अब कई तरह के ऐसे केमिकल्स है जो वाटर में ऐड हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम हमारे खेतों में पेस्टिसाइडर्स, फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करते हैं, और वो डायरेक्टली वाटर के साथ मिक्स होके ऐसे पानी में, ऐसे रिवर में या हमारे पॉन्ड्स में जाके चले जाते हैं, जमा हो जाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, वो था डीडीटी। डीडीटी नाम का ये जो केमिकल है, कई बार खेतों में स्प्रे किया जाता है, घर के आजू बाजू में स्प्रे किया जाता है, ताकि कोई इंसेक्ट या एनिमल्स या फिर कीट ना लगे, ना ग्रोथ हो, उसके लिए डीडीटी का इस्तेमाल करते हैं। अभी डीडीटी ऐसा है कि इसका बायोडिग्रेडेशन नहीं होता, इसका केमिकल कन्वर्शन भी नहीं होता, और ये पानी में डिजॉल्व भी नहीं होता। डीडीटी पानी में, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, एज इट इज फॉर्म में वाटर में रहता है, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, एज इट इज फॉर्म में रहता है। लेकिन वाटर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेशली फिश इनको खा जाते हैं। तो ये खाने के बाद ये डीडीटी क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है फिश फैट में। क्या होता है, एक्यूमुलेट इन फिश फैट, या फिर फिश की बॉडी में वो जमा हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये वाटर में था, वाटर से कहा गया फिश में चला गया, अब फिश को हमने खाया, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फिश को खाया, तो ये क्या हो गया, एक फूड चेन के द्वारा ये डीडीटी हमारे बॉडी में आ रहा है, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जा रहा है, और इसके द्वारा डीडीटी हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर हम एग्जांपल ह्यूमन का देते हैं, ह्यूमन फिश खा रहा है, तो फिर पहले कहा गया डीडीटी फिश में गया, अब फिश में कहा गया ह्यूमन में गया, अब ह्यूमन में ये एक्यूमुलेट होने के बाद इसके कई साइड इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे या डिसीज प्रोड्यूस हो जाएंगे ह्यूमन बॉडी में, जो नॉन क्यूरेबल भी हो सकते हैं। समझ में आ गया। तो इसी को बोलेंगे हम क्या, बायो मैग्निफिकेशन। यही हो गया बायो मैग्निफिकेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट इन द फूड फैट टिश्यू and produce the different kind of fatal effect in the living organism that known as the biomagnification. The chemicals or toxic substances does not dissolve in the water but deposit in the living organism for long period, that known as the bioaccumulation, known as the bioaccumulation. Accumulation, बायो एक्यूमुलेशन मतलब किसी टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्यूमुलेट होना लॉन्ग पीरियड तक, उसे बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन। एंड द फिनोमेनन इन विच दिस एक्यूमुलेटेड
chemical toxic substances in the fat tissue and produce the fatal effect to the living organism that known as the biomagnification. वाटर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, कैसे बढ़ जाती है, मतलब वाटर खराब कैसे हो जाता है, तो उसमें यूट्रोफिकेशन ये मेथड होती है जिसमें नेचुरल कल्चर होता है। तो नेचुरल कल्चर मेथड्स में क्या होता है, कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट प्लांट्स ग्रोथ हो जाते हैं वाटर में। जैसे हम अलगल ब्लूम लेंगे, एग्जाम्पल अगर लेना है तो अलगल ब्लूम लेंगे। अलगल ब्लूम नाम का ये जो फंगस है ये वाटर में ग्रोथ हो जाता है जब वाटर में इस तरह के न्यूट्रिएंट मटेरियल ऐड हो जाते हैं जिसको कंज्यूम करने के बाद अलगल ब्लूम क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है। उसके बाद और एक है वो है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल नाम के जो वीड्स है वो वीड्स इस तरह से वाटर में ग्रोथ हो जाता है। ये इतना भयंकर होता है कि बहुत ही फास्टली ग्रोथ हो जाता है और पूरे वाटर सरफेस को कवर कर लेता है। तो ये दो तरह के एग्जांपल्स हैं जो वाटर सोर्सेस में ऐड हो सकते हैं, ग्रोथ हो सकते हैं ड्यू टू यूट्रोफिकेशन मेथड्स के द्वारा। नेक्स्ट हमारा था बायोमैग्निफिकेशन, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, ऐसे केमिकल जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते लेकिन वो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में टिश्यू में चले जाते हैं और उसको कोई और ह्यूमन या एनिमल खा जाता है तो वापस फूड चेन के साथ वो उसके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वहाँ पे वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, दैट नोन एज द बायोमैग्निफिकेशन। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अपन हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है हमारा नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। कि हम वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि यूज ऑफ पेस्टिसाइडर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर स्टॉप। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि पेस्टिसाइडर्स और फर्टिलाइजर का यूज स्टॉप करना। उसके बजाय हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे जिसमें क्या हो जाएगा, हम वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके हम अपने क्रॉप को ग्रोथ करेंगे। ये हो जाएगा पहला। दूसरा, जो भी हम वेस्ट मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है, उसको रिसाइकल करेंगे और वाटर में जाने से रोकेंगे। तो अवॉइड solid waste to add in water and recycle it। अवॉइड करेंगे सॉलिड वेस्ट को वाटर में ऐड करने से और उसका रिसाइकल करेंगे। तीसरा है हमारा कि हम ट्रीटमेंट करेंगे। कैसी, किसकी, उस वेस्ट वाटर की, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। हम वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करेंगे जिससे इस तरह के मटेरियल वाटर में ना जाए और हमारा वाटर पोल्यूटेड ना हो। समझ में आ गया। हम तो क्या करेंगे, पहले पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज स्टॉप कर देंगे। दूसरा, हम सॉलिड वेस्ट को अवॉइड करेंगे ताकि वाटर में ऐड ना हो, और दूसरा रिसाइकल करेंगे। तीसरा, हम उस वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं, तो हम उसके ट्रीटमेंट 3 तरह से कर सकते हैं। किसके, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकंड है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और तीसरा है टर्शरी। ये 3 मेथड से हम वाटर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में क्या करना है, प्राइमरी में हम सिंपल मैकेनिकल मेथड्स इस्तेमाल करेंगे। सिंपल मैकेनिकल मेथड्स में हम कोई भी केमिकल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस वाटर को स्टेबल करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उस वाटर में जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन हो जाएगा। ये पहली मेथड हो गई।
दूसरी हम मैकेनिज्म मेथड कौन सी करेंगे, मैकेनिकल मेथड कौन सी करेंगे, वो मैकेनिकल मेथड करेंगे फिल्ट्रेशन मेथड, जिसकी वजह से जितने भी वेस्ट मटेरियल वेस्ट सब्सटेंसेस है वो फिल्टर ऑफ हो जाएंगे और वाटर पास होके आगे निकल जाएगा। हो गया। तीसरा हम फ्लोटिंग करेंगे, फ्लोटिंग करने की वजह से क्या होगा, ऊपर ऊपर का पानी बाहर निकल जाएगा और नीचे की लेयर एज इट इज रहेंगी। तो इस तरह से हम पहली ट्रीटमेंट करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें हम किसी भी केमिकल किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ मैकेनिकल मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसके द्वारा हम पानी को फिल्टर करेंगे या वेस्ट मटेरियल को वहां से अलग कर देंगे। ये पहली मेथड हो गई। अब दूसरी मेथड में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे माइक्रोबियल द्वारा, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन करेंगे, जिसमें हमारे पास जो स्लग मिला है, वेस्ट मटेरियल मिला है, उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, जिसके द्वारा हमारा वो मटेरियल अपने आप ही क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। साथ में उस वाटर में जो हमारे पास मिला है, उस वाटर में भी हम इस तरह से केमिकल डाल देंगे, जिसके द्वारा उस वाटर में रहे हुए केमिकल इंग्रेडिएंट अदर मटेरियल रिमूव हो जाएंगे, वाटर क्लीन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी मेथड। टर्सरी मेथड में क्या करेंगे, वाटर में जितने भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, फास्फोरस कंपाउंड है, एलिमेंट है, उसको केमिकल रिएक्शन द्वारा निकाल देंगे, जिससे पानी प्योर हो जाएगा। पहली मेथड प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम वाटर का सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इस तरह के प्रोसेस करके उसको सॉलिड मटेरियल वेस्ट मटेरियल निकाल देंगे। दूसरी मटेरियल में, दूसरे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं, वो सॉलिड मटेरियल जो वेस्ट हमको मिला है उसका डिकम्पोजिशन करेंगे, साथ में हमारे वाटर में इस तरह से केमिकल का रिएक्शन करेंगे, जिससे बचा कुचा मटेरियल भी वहाँ से निकल जाएगा। टर्सरी में क्या करेंगे, हम केमिकल रिएक्शन द्वारा या किसी और ट्रीटमेंट द्वारा वाटर में जितने भी नाइट्रोजिनस एलिमेंट्स है या फास्फोरस एलिमेंट है उनको निकाल देंगे और वाटर को प्योर करेंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, वाटर पूरी तरह से प्योर हो जाएगा। तो पहला हो गया क्वालिटी टेस्ट करना, दूसरा होगा किस तरह से वाटर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाते हैं जो हमारे यूटिलाइजेबल नहीं रहता, और तीसरा है कि हमको पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करना है वाटर का, और उसके बाद था हमको वाटर की ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। तो यहाँ तक हम हो गए। अब हम आगे चलते हैं, आप ये नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है सॉइल पोल्यूशन। कौन सा पॉइंट है हमारा, सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन मतलब लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन मतलब लैंड पोल्यूशन। तो लैंड पोल्यूशन में ऐसा होना कि कई तरह के ऐसे मटेरियल उसमें आ जाना जिसकी वजह से वो लैंड यूटिलिटी के लायक नहीं रहे। जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल भी आ सकते हैं, कई सॉलिड वेस्टेज मटेरियल भी आ सकते हैं, कई केमिकल कंपोजिशन भी आ सकते हैं। इस तरह के कई इंग्रेडिएंट्स में आ जाए जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी खराब हो जाए या सॉइल ही खराब हो जाए, उसमें पोल्यूशन हो जाए। ठीक है, जो रहने के लायक या किसी यूटिलाइजेशन के लिए या फार्मिंग करने के लायक या यूजफुल ना रह सके, ऐसे पोल्यूशन, ऐसे सॉइल को बोलेंगे सॉइल पोल्यूशन। अब मैंने बोला था रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कैसा होता है, देखिए आपने देखे होंगे कि हमने इंडिया में भी परमाणु परीक्षण किए हैं, लेकिन परमाणु परीक्षण कहाँ के, जमीन के अंदर, बराबर है। तो जाहिर बात है जमीन के अंदर भी अगर परमाणु परीक्षण हो रहा है तो वहाँ पे न्यूक्लियर बम का विस्फोट हो गया, जिससे कई न्यूक्लियर मटेरियल आके सॉइल में मिक्स हो गए। तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो सॉइल जहाँ पे ये न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है वो सॉइल यूटिलिटी लायक नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो गया, रेडिएशन फॉर्म हो गया। अब उसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स या प्लांट ग्रोथ नहीं होंगे, कोई भी क्रॉप ग्रोथ नहीं होंगे। तो इस तरह के पोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड पोल्यूशन। अब ये तीन तरह के हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं, तो हम देखेंगे ये कौन से हो सकते हैं। पहला हो सकता है नेगेटिव, सॉइल पोल्यूशन। दूसरा होता पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन, और तीसरा होगा लैंडस्केप सॉइल पोल्यूशन। ये क्या है, सॉइल पोल्यूशन तीन तरह के हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, लैंडस्केप। निगेटिव मतलब उस ऑयल में जहाँ पे ये पोल्यूशन हो रहा है वो सॉइल के इरेशन होना, झीज होना, या कोई पार्ट उसमें से कट के अलग चले जाना, ऐसे इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव सॉइल पोल्यूशन। जिसमें से वो माइनस हो गए, चले गए, उसमें से उसका पोल्यूशन फॉर्म हो गया। या फिर उसमें ऐसे लेयर ब्रेक होके अलग हो जाना और नीचे की अनयूटिलाइज लेयर ऊपर आ जाना, जिसकी वजह से वो लैंड, वो एरिया
पोल्यूटेड हो जाए उसे बोलेंगे निगेटिव सॉइल पोल्यूशन। क्लियर? पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन मतलब उस सॉइल पे, उस लैंड पे इस तरह के इंग्रेडिएंट, वेस्ट मटेरियल या कुछ तो भी ऐड कर लेना जिसकी वजह से वो सॉइल यूटिलिटी ना रहे, वो प्रोडक्टिविटी ना दे सके, वो पोल्यूटेड हो जाए, उसमें पोल्यूशन फॉर्म हो जाए। समझ में आ गया? तो यहाँ पे होगा माइनस करना और यहाँ पे ऐड करना। ठीक है, यहाँ से माइनस होके निकल गए तो पोल्यूशन हो गया, यहाँ पे ऐड हो गए, अब हो सकता है नेचुरली ऐड हो जाए, हो सकता है मैनमेड और ऐड हो जाए, तो ऐसे कुछ केमिकल वेस्ट मटेरियल उसमें ऐड हो जाए जिसकी वजह से सॉइल का पोल्यूशन फॉर्म हो जाए। नेक्स्ट है हमारा लैंडस्केप सॉइल पोल्यूशन। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि जो यूटिलाइज होने वाली सॉइल लैंड है, उस लैंड पे इस तरह के कोई वेस्ट मटेरियल डाल के छोड़ देना, या उसमें किस तरह के हाउस होल्ड में होने वाले मटेरियल या किसी घर का वेस्ट मटेरियल या फिर पत्थर का चूरा या ईंटों का चूरा, ऐसे कोई डंप मटेरियल उसके ऊपर लाके छोड़ दे जिसकी वजह से सॉइल में कोई भी फर्टिलिटी या कोई भी यूजफुल ना हो सके, ऐसे को बोलेंगे लैंडस्केप सॉइल पोल्यूशन। समझ में आ गया? तो ये हो गया झीज होके या उसमें से निकल जाने की वजह से पोल्यूशन फॉर्म होना, इसमें कुछ तरह का कोई मटेरियल ऐड हो जाना जिसकी वजह से उसमें पोल्यूशन हो जाना, और इसमें क्या होना कि कोई डंप मटेरियल वहाँ पे लाके रख देना जिसकी वजह से सॉइल में पोल्यूशन हो जाना। अब इसका एग्जांपल हम ये देंगे कि लैंड खिसकने की वजह से ऊपर की लेयर हट गई है और नीचे की लेयर ऊपर आ गई है। अब नीचे की लेयर ऐसी है जो कोई काम की नहीं है। जैसा हम देखेंगे कि हम कुएं के लिए गड्ढा खोदते हैं तो कुछ फीट के बाद वहाँ पे क्या लग जाता है? भीस लग जाती है। आपको पता है भीस लगते हैं। ये भीस में अगर ऐसा हो जाए कि ऊपर की मिट्टी की लेयर खसक के चले गए और भीस वाली लेयर ऊपर आ गई तो क्या वो लैंड हमारे काम करेगा? नहीं, वो पोल्यूटेड हो गया। सेकंड है हमारा पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन। इसमें ऐड होता है बोला, तो मैंने एग्जांपल दिया था चंद्रपुर का। मैंने वहाँ ये भी बताया था कि कोल का बारीक पाउडर ऊपर आ जाता है, लेयर फॉर्म कर लेता है। तो ऐसा ही कोल का बारीक पाउडर, इस तरह का कोई मटेरियल उस सॉइल के ऊपर आके एक परत बना लेता है जिसकी वजह से सॉइल में क्या हो जाता है? पोल्यूशन फॉर्म हो जाता है। और तीसरा तो मैंने अभी बताया, ऐसा जैसे हमारे घरों से निकलने वाला कचरा, डेली की कचरा गाड़ी आके वो कचरा लेके चली जाती है, बराबर है, हम कचरा गाड़ी में डालते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे एरिया तो क्लीन रहता है, लेकिन वो जो कचरा गाड़ी है वो पूरा कचरा मटेरियल ले जाके गांव के बाहर एक जगह पे छोड़ के आती है। अब जिस जगह वो छोड़े उस जगह जाके देखिए वहाँ का एरिया कितना गंदा हो गया रहता है। वहाँ पे कई तरह के गंदे मटेरियल, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स, कई तरह के मटेरियल वहाँ पे फैले हुए रहते हैं जिसमें से गंदी बास आती रहती है और वहाँ पे कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो गए रहते हैं। तो वो लैंड यूजफुल रहेगा क्या? नहीं, वो भी हो गया पोल्यूटेड हो गया। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। समझ में आ गया? ये हो गया हमारे 3 पॉइंट को इसके सॉइल पोल्यूशन के। आगे देखेंगे कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। आगे हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब इसमें नंबर 1 का, इसमें हम देखेंगे नंबर 1 पॉइंट पे कौन सा? रेड्यूसिंग यूजेस ऑफ केमिकल, एक दूसरा रिसाइकल ऑफ वेस्ट मटेरियल, और तीसरा रीयूज ऑफ मटेरियल्स। 3 पॉइंट होंगे इसमें। हम सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मैंने पहले भी बताया था कि जो केमिकल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना कम कर देंगे। जैसे एग्जांपल मैंने पेस्टिसाइडर्स बताया था, फर्टिलाइजर्स बताया था, इस तरह के कई केमिकल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो क्यों ना हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें जिसकी वजह से इस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल कम हो जाए और हमारा सॉइल पोल्यूशन कम हो जाए। जाहिर बात है हम खेतों में फार्मिंग करते वक्त इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे हमारे जो फार्मिंग की सॉइल है वो पोल्यूटेड हो जाएंगे, पोल्यूशन हो जाएगा उसमें, और हमारे जो बाकी के आगे के जो क्रॉप है वो
नहीं आ पाएंगे, मतलब ऐसा हो जाएगा कि हमारी जो सॉइल है वो फर्टिलिटी के लायक नहीं रहेंगी, पोल्यूटेड हो जाएंगी, आगे क्रॉप निकालने में हमको दिक्कत जाएंगी। तो उससे बेटर है इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल कर रोक दे, स्टॉप कर दे या कम कर दे, उसकी बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। एक बेस्ट मेथड है। हर बार किसी केमिकल का इस्तेमाल करने से अच्छा उनको क्वांटिटी कम करके कोई और तरीका इस्तेमाल करें जिससे केमिकल का इस्तेमाल हम नहीं कर सके, या उसका कम करने के उसकी बजाय कोई और इस्तेमाल करके केमिकल इस्तेमाल कम हो जाए। रिसाइकल ऑफ वेस्ट मटेरियल, हाँ, जैसे ग्लास हो गया, पेपर हो गया। अब आपको पता है चंद्रपुर में पेपर मिल है। ये चंद्रपुर की पेपर मिल क्या करती है, जो पेपर यूजेस पेपर होते हैं, वेस्टेज पेपर होते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, उनका रिसाइकल करके फिर से दूसरा पेपर बनाती है। इस तरह से हम रिसाइकल करके अपने वेस्ट मटेरियल को, सॉलिड वेस्ट मटेरियल को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसका वेस्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो रिसाइकल करेंगे, समझ में आ गया। अब उसमें प्लास्टिक भी आता है। आपने देखे होंगे प्लास्टिक का कितना कचरा बन गया है, जिसकी वजह से हमारे सॉइल, हमारा लैंड्स पोल्यूटेड हो रहा है। तो इसको रिसाइकल करने की टेक्निक भी आ गई है। इसमें दो टेक्निक आ गई। एक ऐसा कि 2-3 साल पहले फुटबॉल मैच हुआ था, तो फुटबॉल मैच में जो प्लेयर्स थे एक कंट्री के, उनको जो टी शर्ट दी गई थी वो प्लास्टिक बॉटल से बनाई हुई टी शर्ट थी। इन्होंने क्या किया, प्लास्टिक बॉटल्स का रिसाइकल किए और रिसाइकल करके टी शर्ट बनाए, और वो टी शर्ट फिर उनका इस्तेमाल प्लेयर्स ने ड्यूरिंग प्लेइंग किया था। तो इस तरह से हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, प्लास्टिक बॉटल का भी रिसाइकल कर सकते हैं, पेपर का भी रिसाइकल कर सकते हैं, और रिसाइकल करके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा रीयूज ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल हमारे वेस्टेज है, हमको उनका रीयूज तो कर सकते हैं, रीयूज करके हम उनका इस्तेमाल आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि वो हम वेस्टेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और उसका वेस्टेज कम हो जाएगा। तो हम उन मटेरियल का रीयूज करेंगे जिससे वो वेस्टेज ना हो। जैसे एग्जांपल देखिए, कई लोगों के पास प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं जो उनके लिए वेस्टेज होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उन कंटेनर को एक तरह से कुंडी बना के उसमें मिट्टी डाल देते हैं और उसमें प्लांट लगा लेते हैं, छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं अपने घरों में, बड़े खूबसूरत दिखते हैं। फिर उनको कलर वलर कर लिए और उसमें मिट्टी डाल दिए, प्लांट लगा तो बढ़िया दिखते हैं। एक तो उनमें प्लांट ग्रोथ हो जाते हैं, घर में प्लांट हो जाता है, और उसमें कलर वलर किए तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से ये क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। उसमें कुछ डेकोरेटिव लगा के, कलर करके, डेकोरेटिव ग्लास वास लगा के उसको या फ्लावर प्लॉट भी बना सकते हैं। तो ऐसे वो रीयूज करते हैं। तो ऐसे रीयूज करके मटेरियल का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हुई है तो मैं बता दूं कि हरियाणा के गांव है सोनीपत, जिसके रमेश चंद्र डगर नाम के जो पर्सन्स है, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, जिसमें उन्होंने वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके कई तरह के फॉर्म बनाए हैं, अलग अलग फॉर्म बनाए हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, इस तरह से हनी बी कीपिंग हो गई। इस तरह से उन्होंने अलग तरह के फॉर्म बनाए और उन्हीं का वेस्ट मटेरियल, उन्हीं को इस्तेमाल करके वो क्या कर रहे हैं, साइक्लिक प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, जिसका वो उसका इस्तेमाल करें। इसी द्वारा उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें 5000 फार्मर्स इंक्लूड है, और जो लोगों को क्या कर रहे हैं, इस तरह से फार्मिंग करने के लिए बता रहे हैं। साथ में आपको एक पता होगा, टीवी में अमिताभ बच्चन ऐड भी देते हैं। वो क्या क्या ऐड देते हैं, कंपोस्ट की। आपने नाम सुना होगा, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में भी देखा होगा कि कंपोस्ट खत के बारे में अमिताभ बच्चन जी बताते हैं। तो ये कंपोस्ट खत क्या होता है, तो ये कंपोस्ट खत होता है जो हमारे घर में सब्जी का वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो सब्जी काटी जाती है, जो उसका वेस्ट मटेरियल निकाला जाता है, या किसी घास फूस का वेस्ट मटेरियल होता है, किसी प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है। तो ये वेस्ट मटेरियल जो होते हैं प्लांट के, सब्जी के, लिविंग वुड्स के, तो इनके द्वारा बनाया गया जो खत होता है उसे बोलते हैं कंपोस्ट खत। इसका इस्तेमाल करके खेती का फार्मिंग करते हैं, जिसकी वजह से वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके फार्मिंग करने की वजह से सॉइल पोल्यूशन कम होता है, जिसे बोलते हैं कंपोस्ट खत। इसको बोलते हैं कंपोस्ट खत। इनको बारीक बारीक साइज में काटा जाता है, काटने के बाद इनका डिकम्पोजिशन किया जाता है माइक्रोवेव्स के साथ, और फिर इसका स्प्रेड किया जाता है फार्मिंग के ऊपर, जिसकी वजह से अच्छी ईल्ड आती है। तो ये हो गया कंपोस्ट खाद। इसका भी इस्तेमाल करके हम सॉइल पोल्यूशन को रोक सकते हैं। अब हम देखेंगे सॉइल वेस्टेज, सॉलिड वेस्टेज कौन से होते हैं जो सॉइल पोल्यूशन को क्या करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं। तो सॉइल पोल्यूशन करने वाले सॉलिड वेस्ट देखेंगे हम लोग। सॉलिड वेस्ट, दोज प्रोड्यूस
soil pollution. The solid waste material which produce soil pollution, these are वो है पहला एग्रीकल्चरल वेस्ट, उसके बाद म्युनिसिपल वेस्ट, उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और नेक्स्ट है डिफंक्ट शिप्स। ये हो गए हमारे 5 सॉलिड वेस्ट जो सॉइल पोल्यूशन कर सकते हैं। ये हो गए हमारे 5 विच प्रोड्यूस द सॉइल पोल्यूशन। अब कैसे? एग्रीकल्चर वेस्ट, इसमें कई तरह के ऐसे केमिकल, नॉन केमिकल कंपोनेंट्स आते हैं जो वेस्ट मटेरियल समझ के हम फेंक देते हैं, और वही मटेरियल सॉइल को क्या करते हैं? पोल्यूशन फैलाते हैं। तो ये हो गया एग्रीकल्चर वेस्ट। इसमें ये हो सकता है एनिमल वेस्टेज मटेरियल हो सकता है, डेड एनिमल हो सकते हैं, उसके बाद कई प्लांट के क्रॉप के मटेरियल्स हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे कई केमिकल इंग्रेडिएंट हो सकते हैं जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे जो वेस्ट है उसको बोलेंगे एग्रीकल्चर वेस्ट। उसके बाद सेकंड है म्युनिसिपल वेस्ट। म्युनिसिपल वेस्ट मतलब किसी सिटी से, शहर से आने वाला वेस्टेज मटेरियल जो शहर से बाहर डाला जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो घंटा गाड़ी आती है, कचरे की गाड़ी आती है, वो सॉलिड वेस्ट मटेरियल लेके चले जाते हैं और शहर के बाहर डाल देती है। तो ऐसा उसे बोलेंगे म्युनिसिपल वेस्ट। उसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट। कई कंपनियों में जब फिनिश प्रोडक्ट बनता है तो रॉ मटेरियल का वेस्ट मटेरियल फॉर्म होता है, और वो रॉ मटेरियल का वेस्ट मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट का वेस्ट मटेरियल, ऐसे वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं? डिकम्पोज नहीं करने के बजाय उसे फेंक देते हैं सॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से सॉइल क्या हो जाती है? पोल्यूटेड हो जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हमारे कंप्यूटर, मोबाइल्स, इनका कचरा भी बहुत बढ़ रहा है। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये टीवी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया। तो ये जो वेस्ट मटेरियल बनता है, ये वेस्ट मटेरियल जाके किसी कबाड़ खाने की तरफ बाहर फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सॉइल क्या हो जाती है? पोल्यूटेड हो जाती है। समझ में आ गया? जैसे हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, हम उसका क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं, हो गया कचरा। हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया, फेंक देते हैं। फ्रिज ख़राब हो गया, फेंक देते हैं। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होएगा। उसके बाद डिफंक्ट शिप, मतलब कोई शिप है जो ख़राब हो गए, वेस्ट हो गए, तो उसको एज ए कचरा करके फेंक देते हैं, और जिस जगह पे वो पड़ी कई दिनों तक वैसे सड़ती है, रहती है, और उसकी वजह से वो सॉइल क्या हो जाते हैं? पोल्यूटेड हो जाते हैं, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन भी नहीं होता, वैसे के वैसे ही किसी एक जगह पे पड़ी रहती है। तो उससे भी क्या हो जाता है? पोल्यूशन बन जाता है। तो ये हो गए हमारे 5 टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट जो कई तरह के सॉइल पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज द सॉलिड वेस्ट: एग्रीकल्चर वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड डिकम्पोजिशन। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि हम ये सॉलिड वेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सॉलिड वेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो कंट्रोल ऑफ सॉलिड वेस्ट और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, या फिर कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन भी बोलेंगे, सॉइल पोल्यूशन। तो इसमें हम क्या करेंगे? जितने भी वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं, जैसे अभी एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, इस एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करेंगे, उसका कंपोस्ट खत बनाएंगे, और जो फिर से फार्मिंग में इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन नहीं फैलाएगा। एक पहला पॉइंट हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन करेंगे, या इसका कंपोस्ट खत बनाएंगे। नेक्स्ट है म्युनिसिपल वेस्ट। जो म्युनिसिपल वेस्ट है उसको हम क्या करेंगे? बर्न करेंगे, जलाएंगे। जलने के बाद भी उसका क्या करेंगे? किसी सॉइल के अंदर उसको गाड़ देंगे, जिसकी वजह से उसका क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा, और उसको वेस्ट वो
सॉइल को पोल्यूटेड नहीं करेगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए क्या करना है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को एक तो उसको केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसको चेंज करना है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा चेंज करना है, या उसका कन्वर्ट करना है, कन्वर्शन करना है, या फिर उसको फिल्टर करना है, या फिर उसको फिल्टर करना है। इस तरह के मेथड द्वारा इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का क्या करना है, इसका तो उसको जलाने के बाद भी हो क्या हो जाएगा, एक तरह से इसका एक पोल्यूशन ही फैलाएगा, क्योंकि जलने के बाद ज़्यादा पोल्यूशन देगा। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का इस्तेमाल करने के लिए हम उसका रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज एंड रिसाइकल। और इसमें भी हम सेम इस्तेमाल करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, रीयूज या रिसाइकल करेंगे। जैसे आपने देखा होगा बजाज ने एक 2 व्हीलर निकाले थे जिसका नाम वेक्टर रखा था। ये वेक्टर 2 व्हीलर उसने ऐड करते हुए बताया था कि उसका में लगने वाला जो भी मटेरियल है या फिर मेटल है वो उन्होंने विक्रांत नाम के शिप से उठाए हुए रॉ मटेरियल से बनाया था। तो ये क्या हो गया, रीयूज रिसाइकल हो गया। जैसे विक्रांत नाम का जो शिप था वो इस्तेमाल करना बंद कर दे, उसको स्टॉप कर देते, वो एक जगह रख देते। तो बजाज कंपनी ने क्या कर दिया, उसको खरीद लिया और उसमें से जितना भी मेटल मटेरियल निकल रहा था उसका इस्तेमाल करके उसने बजाज वेक्टर गाड़ी बनाई, जिसकी वजह से वो क्या गया, रीयूज रिसाइकल हो गया। तो हम ये इस तरह से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ सॉलिड वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे का कंटिन्यू करते हैं।